हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के विचारक हीगल के राज्य सिद्धांत के बारे में, द थ्योरी ऑफ द स्टेट के बारे में। हीगल के राज्य संबंधी सिद्धांत को उसके जो दो ग्रंथ हैं, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और फिलोसफी ऑफ राइट, उसमें उनका वर्णन किया गया है। हीगल के राज्य संबंधी विचारों पर उस समय की जर्मनी की व्यवस्था का भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। उसको जर्मनी की तात्कालिक अवस्था को देख करके बड़ा दुख था और वो चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए, और इसीलिए उसने राज्य का महत्व बड़े बुलंद शब्दों में घोषित किया। हीगल का कहना है कि राज्य विश्वात्मा का पृथ्वी पर अवतार है। पिछली वीडियो में हमने विश्वात्मा के विचार को जाना था। हीगल का कहना है कि विश्व में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, चाहे वे जड़ हैं चाहे वे चेतन, वे सभी वस्तुएं इसी विश्वात्मा से ही निःसृत हुई हैं, इसी से उत्पन्न हुई हैं। विश्वात्मा का धीरे धीरे विकास होता है क्योंकि इसकी विशेषता है गतिशीलता। सबसे पहले जड़ जगत में इसकी अभिव्यक्ति होती है, फिर वनस्पति में और प्राणियों में, और इसकी जो उच्चतम रूप है, इसकी उच्चतम अवस्था है, वो मनुष्य में प्रकट होती है। विश्वात्मा का विकास यहीं पर नहीं रुक जाता, बल्कि फिर ये परिवार और समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रकट होती है और अंत में विश्वात्मा राज्य के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए हीगल कहता है कि राज्य विश्वात्मा का पार्थिव रूप है या भूमंडल पर विद्यमान ईश्वर है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हीगल राज्य के बारे में कहता है, हीगल का कहना है कि राज्य का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ है, क्योंकि हीगल से पहले राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक संविदा सिद्धांत प्रचलित था और समझौता सिद्धांत के प्रवर्तक ये मानते थे कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई है। लेकिन हीगल ने इस सिद्धांत को अस्वीकार किया और ये बताया कि राज्य विश्वात्मा के आध्यात्मिक पक्ष का द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार होने वाला विकास है, कि राज्य का जो विकास हुआ है वो द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ है। और इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए वो बताता है कि विश्वात्मा बाह्य जगत के अनेक स्तरों को पार करते हुए फिर वो सामाजिक संस्थाओं में प्रकट होती है। सामाजिक संस्थाओं में सबसे पहले जो परिवार है, परिवार का प्रादुर्भाव होता है, और परिवार का जो मौलिक तत्व है वो प्रेम और सहयोग की भावना होती है। और यहीं हीगल परिवार की उत्पत्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति के लिए परिवार को पहली सीढ़ी वाद मानता है, किंतु परिवार मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, तो इसलिए मनुष्य परिवार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। और यहीं से मनुष्य की जो क्रिया है ये समाज को जन्म देती है, और राज्य के विकास में जो समाज है प्रतिवाद की भूमिका निभाता है। समाज में संगठन का आधार प्रेम और त्याग के सिद्धांत नहीं होते, बल्कि समाज का आधार होता है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की भावना। समाज में प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने हित की बात सोचता है, जिससे प्रतिस्पर्धा और जो संघर्ष है उसके कारण व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है, जिससे उसकी जो प्रगति है उसमें बाधा आने लगती है, क्योंकि संघर्ष और प्रतिस्पर्धा से क्या होती है, व्यक्ति की प्रगति है वो बाधित होने लगती है। इसलिए इसको मर्यादित करने की आवश्यकता अनुभव होती है, और इसी आवश्यकता के कारण ही राज्य का जन्म होता है, जो कि संवाद के रूप में होता है। इस संवाद में परिवार और समाज दोनों के गुणों का समावेश होता है, और ये परिवार और समाज दोनों से ही उच्चतर संगठन की स्थिति में होता है। राज्य के नेतृत्व में समाज में एकता और सामंजस्य की स्थापना की जाती है, और व्यक्ति को सामाजिक हितों के अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार ये वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक जो प्रक्रिया है वो चलती है।
हीगल राज्य को एक उच्च जीवधारी मानता है जो कि विश्वात्मा के बाह्य विकास के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। तो इस प्रकार हम देखें कि राज्य को हीगल पृथ्वी पर विश्वात्मा का अवतार बताता है और ये कहता है कि इसका विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ है। इस प्रकार जो राज्य बना उसकी विशेषताएं देखते हैं हम कि इस प्रकार के राज्य की विशेषताएं क्या है, हीगल के राज्य की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि राज्य एक दैवी सत्ता है, क्योंकि हीगल बार बार बुलंद शब्दों में कह रहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उसकी द्वंद्वात्मक धारणा के अंतर्गत ही जो राज्य सर्वोच्च संगठन के रूप में हमारे सामने आता है और वो ये कहता है कि राज्य में ही विश्वात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। तो इस प्रकार ये जो पूरा विकास क्रम चलता है विश्वात्मा का, उसमें दैवी चेतना कार्य करती है और राज्य के रूप में वो दैवी चेतना है वो पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। दूसरी इसकी विशेषता है वो है राज्य का स्वरूप सावयव है। हीगल राज्य को एक सावयव के रूप में मानता है। वो केवल राज्य और जीव या नागरिक के मध्य केवल आंगिक समानता की स्वीकृति नहीं देता, बल्कि वो राज्य को एक चेतन प्राणी के तुल्य भी चित्रित करता है। उनके अनुसार हीगल कहता है कि जो राज्य होता है उसका स्वयं का एक व्यक्तित्व होता है और उसकी इच्छा होती है और उसका व्यक्तित्व तथा इच्छा उसके घटकों अर्थात व्यक्तियों या समुदायों की इच्छाओं से उच्च और श्रेष्ठ होते हैं, उससे भिन्न और श्रेष्ठ होते हैं। इस प्रकार राज्य का स्वरूप सावयव है। इसके साथ ही हीगल कहता है कि राज्य अपने आप में साध्य है, साधन नहीं। वो व्यक्ति को साधन बताता है। हीगल कहता है कि राज्य धरती पर विश्वात्मा का अंतिम रूप है, इसलिए वो अपने आप में साध्य ही हो सकता है, वो साधन नहीं। और व्यक्ति उस राज्य के ऐश्वर्य के केवल क्या है, साधन मात्र हैं, जिसके कि वे घटक हैं। इसके साथ ही हीगल ये कहता है कि जो इस प्रकार का राज्य है उसमें राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध ही नहीं है, क्योंकि विश्वात्मा जिन संस्थाओं के रूप में प्रकट होती है उनमें राज्य सर्वोच्च है और दोनों के हित एक ही हैं, क्योंकि परिवार है, उसके बाद समाज है और उसके बाद राज्य। तो राज्य अपने से नीचे के दोनों ही स्तरों से उच्च है, क्योंकि जो राज्य है वो व्यक्ति की सच्ची सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए राज्य और व्यक्ति के हितों में किसी प्रकार का विरोध नहीं हो सकता। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होने के कारण सर्वशक्तिमान भी है। राज्य से ऊपर और कोई शक्तिशाली संस्था नहीं हो सकती, इसलिए वो राज्य को सर्वशक्तिमान मानता है और ये कहता है कि राज्य पर नैतिकता के कोई बंधन नहीं लगाए जा सकते। ये जो बंधन है केवल व्यक्ति पर लागू किए जा सकते हैं। हीगल कहता है कि राज्य तो खुद ही नैतिकता के सिद्धांतों को बनाने वाला है, उसका निर्माण करने वाला है, और राज्य जो भी काम करता है वो हमेशा न्यायोचित होता है, वो सही होता है। तो राज्य नैतिक बंधनों से सर्वथा मुक्त है और राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व है। वह स्वयं ही अपने कर्तव्य का निर्धारण करता है, क्योंकि राज्य एक पूर्ण विकसित पूर्णात्मा है, पूर्ण है अपने आप में, जो सत्य और असत्य का विवेकपूर्ण ढंग से उसमें सत्य और असत्य को चुनता है, छांटता है, और जो त्याग करने योग्य चीजें हैं उनको छोड़ देता है। तो इस प्रकार राज्य का जो अस्तित्व है वो स्वतंत्र है। इसके साथ ही हीगल ये भी कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य दूसरे देशों के साथ अपने हितों की रक्षा के लिए जो भी कार्यवाही करता है वो बिल्कुल न्यायोचित है। तो ये थे हीगल के राज्य संबंधी विचार। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।